8वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे प्रारंभ हुई, ये योजना प्रारंभ हुई 1992 से 1997 के मध्य, अर्थात 1992 से लेकर के 1997 के मध्य जो आपकी 8th 5 ईयर प्लान थे वो स्टार्ट किया गया। ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी ये था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना को सरकार ने स्वीकार किया और वास्तव में एक नए भारत को कह सकते हैं, क्योंकि न्यू आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हो चुकी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर लागू हो चुकी थी। तो इस प्रकार एक नए परिवेश में हमने जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित 8वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिक से संबंधित विकास के कार्य करना था। ठीक है, अर्थात ये नागरिकों के डेवलपमेंट का इसमें एजेंडा रखा गया। मानव संसाधन से जुड़े, ठीक है, ये मानव संसाधन से जुड़े, जैसे जो देखिए आपका जो ह्यूमन होता है, अगर ह्यूमन में स्किल नहीं है तो ह्यूमन एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, नॉर्मल मानव होता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग स्किल ऐड कर दें, स्किल ऐड करने का तात्पर्य होता है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग, अगर हमने इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से इसमें अगर स्किल ऐड कर देते हैं तो ये ह्यूमन जो होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है और ये ह्यूमन कैपिटल के नाम से भी जाने लगता है। ह्यूमन कैपिटल हमको कहलाता है। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। और ह्यूमन कैपिटल दैट हैव द एनफ प्रोडक्टिविटी, इसके पास जो उत्पादकता होती है वो ज्यादा होती है। तो हमारे देश में क्या होना था, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना था, प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ाना चाह रहे थे। इस प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हमने क्या किया, मानव संसाधन पर काम करना चालू किया। अर्थात जो हमारे देश में सामान्य मानव थे, मतलब अर्थात उनके अंदर हमको स्किल इंप्रूव करना था। स्किल इंप्रूव करने के लिए हमको एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करने थे, ताकि ये जो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके। और ह्यूमन कैपिटल किसी देश की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो इस प्रकार ये जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, इस ह्यूमन कैपिटल को हमको और अधिक प्रोडक्टिव बनाना था। तो इससे मानव संसाधन से जुड़े कार्य जैसे शिक्षा हेतु स्कूलों का निर्माण, ठीक है, आपने इसके पूर्व प्लानिंग में भी आपने देखा कि स्कूलों के लिए काफी अधिक कार्य हुआ था, लेकिन इस 5 ईयर प्लान में स्कूलों का निर्माण बढ़ाया गया। शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को इसके अंतर्गत बढ़ाया गया और साथ साथ रोजगार संबंधी अवसर भी बढ़ाए गए। सामाजिक विकास हेतु नई नीतियां बनाई गई, ठीक है, ताकि सोशल डेवलपमेंट तेजी से हो सके। तो इस प्रकार ये देखिए कि मानव संसाधन को डेवलपमेंट करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ये 4 मेजर कार्य किए गए। शिक्षा हेतु स्कूल, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, रोजगार से संबंधित अवसर और सामाजिक विकास हेतु नीतियां बनाई गई। प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली और सरकार ने ऊर्जा खर्च के लिए 26.6% की प्राथमिकता दर्ज की। ये योजना भी हम तो कहें तो बहरहाल सफल रही और इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया और इसकी वृद्धि जो थी वास्तव में लक्ष्य की अपेक्षा इसकी वृद्धि दर ज्यादा हुई। योजना के तहत ही आर्थिक नीति की मंजूरी मिली। हम आपको पहले बताएं, इकोनॉमिक पॉलिसी को इसमें क्या हुआ, एक्सेप्ट किया गया और जिसे नरसिंहम राव ने मंजूर किया। तो ये वास्तव में इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत हम कहेंगे तो सबसे बड़ा मेजर काम था। इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी वो वास्तव में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोगों ने यहाँ पर लाए और आर्थिक नीति जैसे इसके अंतर्गत एलपीजी, आपको मैंने बताया था एलपीजी की नीति को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। एलपीजी की नीति का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था को उदार किया गया, अर्थात लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप डायरेक्ट उस इंडस्ट्री को अपने यहाँ लगा सकते हो। हाँ, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज को छोड़ करके
दूसरा निजीकरण को सपोर्ट किया गया। अब यहाँ पर 49% जो आपकी इक्विटी थी उसको बढ़ा करके 51% किया गया, जिसको वास्तव में निजीकरण के क्षेत्र में एक विशेष कदम माना जाता, क्योंकि अभी तक हम निजी पूंजी से बहुत अधिक डर रखते थे, लेकिन इस पे उनको क्या किया, उनका शेयर 51% किया, अर्थात वो मैनेजरियल पावर यानी विशेष पावर रख सकते थे ताकि अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते थे। और साथ ही साथ इसी इरा में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता कि विश्व बाजार से, विश्व व्यापार से हम लोगों ने अपने आप को जोड़ा। हमने वर्ल्ड मार्केट में, चाहे वो पूंजी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे सर्विस मार्केट हो, तीनों मार्केट में हमने एंट्री अपनी बढ़ाई और वर्ल्ड मार्केट में हमने व्यापार करना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीखा। योजना के तहत किए गए प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्या थे? सबसे पहले इसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी। पहली प्राथमिकता थी एजुकेशन थी। एजुकेशन को, क्योंकि इनको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना था और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता, तो ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करने के लिए आप वो शिक्षा की पहली प्रमुखता दी गई। मानव विकास इसका कार्य था, ह्यूमन डेवलपमेंट इसका मेन एजेंडा था, तो इसलिए कैपिटल जो आपका एजुकेशन हो जाता वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता। जनसंख्या में वृद्धि हेतु भी इस पर क्या हुआ, कार्यवाही की गई, क्योंकि लगातार इकोनॉमी में बढ़ती हुई पॉपुलेशन इकोनॉमी में अनप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन होती है इकोनॉमी में लोड डालती है, इसलिए ये जो जनसंख्या बढ़ी इस पर भी कार्य किया गया। 15 से 35 वर्ष के लोगों में इलिटरेसी को समाप्त किया गया, अर्थात इनको कम से कम साक्षर बनाने का कार्य इसी के दौरान संपन्न किया गया। देश के विकास से संस्थाओं का निर्माण किया गया, कई संस्थाएं हमारे इसमें पहल में आई। ठीक है, योजना के अंतर्गत सिंचाई पर हमने फोकस किया, ऊर्जा पर हमने फोकस किया, परिवहन पर हमने फोकस किया, इन सेक्टर्स को हमने ज्यादा अधिक इनहेंस किया, मजबूत बनाया। पंचायती राज सिस्टम को हमने इसमें डेवलप किया, नगर पालिका को हमने इसमें डेवलप किया, ठीक है, मानव संसाधन को इसमें डेवलप किया, और इस प्रकार एक नए भारत की हमने नींव यहीं पर और रखी, जो वर्तमान में वास्तव में नई आर्थिक नीति यानी नए प्रकाश के अंतर्गत एक नया भारत का निर्माण हुआ। इसके मुख्य पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करें, इसके मेन पॉइंट क्या थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि ये पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था, ये किस पर आधारित था, तो ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, ये पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पर हमने ज्यादा विशेष काम किया था, और इसके लिए 4 चीजें, शिक्षा हेतु स्कूलों का निर्माण इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, शिक्षा से जुड़ी योजना इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ जाता है, रोजगार से संबंधित अवसर इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ जाता है, सामाजिक विकास हेतु रणनीतियां, यानी 4 पॉइंट जो मानव संसाधन से संबंधित थी, इसके अंतर्गत कदम उठाया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता, प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत यही से की गई। ठीक है, ऊर्जा का क्षेत्र आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी सेक्टर बन जाता, और इसको हम लोगों ने प्राथमिकता दिया इसी में, और इसके लिए सरकार ने 26% की प्राथमिकता दी। ये योजना सफल रही। ठीक है, और इसमें आपका जो चौथा है, 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि आपको एलपीजी पॉलिसी यहीं से इंप्लीमेंट किया गया और लागू किया गया। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आपको स्लाइड्स में मिले, और इसके साथ साथ अगर मैं फिर से इनको रिवीट करूं, तो पहला पॉइंट है आपका ह्यूमन कैपिटल यानी शिक्षा को पहल, दूसरा आपका है हो जाता है मानव विकास, तीसरा आपका पॉइंट हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करना जो हो रही है उसको कंट्रोल करना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इसके अंतर्गत रखा गया। चौथा पॉइंट था आपका इलिटरेसी को समाप्त करना, इसके अंतर्गत पॉइंट रखा गया। आपका 5वां पॉइंट था संस्थाओं का निर्माण, जैसे पंचायती राज, आपका नगर पालिका, मानव संसाधन से संबंधित कई संस्थाएं, ये थे। और छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन को और अधिक मजबूत करना। तो इस प्रकार हमारे पास ये आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं, जिसको इस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया।
किया और हमने इस पर वर्क किया। अब हम लोग बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का, 9th 5 ईयर प्लान पर अगर हम बात करते हैं तो 9th 5 ईयर प्लान जो 1997 में चालू किया गया था, 1997 में स्टार्ट किया गया था एंड 2002 में ये समाप्त हुई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य को बराबर तरीके से देश के आर्थिक विकास का कार्य करना था। सभी कार्य को बराबर तरीके से अर्थात बैलेंस ग्रोथ मॉडल को हम लोगों ने यहाँ पर फिर से अपनाया। ठीक है, और इसको हमने कई बुक्स में देखा तो इसको भी आपको इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से ये आपका जाना जाता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसके पूर्व भी हमने एक जगह देखा है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये इनपुट आउटपुट आपका मॉडल के नाम से ये 9वीं पंचवर्षीय योजना जाना जाता है। ठीक है, और इसमें बैलेंस ग्रोथ मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। बैलेंस ग्रोथ मॉडल आपका कहता रहता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का लगभग एक साथ और बराबर क्या करिए, डेवलपमेंट करिए। तो बैलेंस ग्रोथ मॉडल का इसमें लक्षण दिखाई पड़े थे। ठीक है, इसे भारत का 50 वर्ष होने के दौरान लागू किया गया था। विकास हेतु इसमें 15 साल की पुरानी योजना नीति अपनाई थी, लेकिन ये योजना अपने सभी आर्थिक विकास हेतु सफल नहीं रही। ठीक है, तो ये जो आपका पुरानी 15 ईयर पुराने हमने जो प्लान के अंतर्गत लागू किया, लेकिन ये अपने आप में सफल नहीं रही। परंतु अन्य योजना का उद्देश्य जैसे गरीबी को समाप्त करना, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर भारत को डेवलपमेंट करना, नए रोजगार के अवसर को इसके अंतर्गत ओपन करना, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का कार्य करना आदि जैसे कार्यों को इसमें जारी रखा गया। ठीक है, तो आदि कार्यों को इसके अंतर्गत जारी रखा गया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का निर्माण, ग्रामीण लोगों का विकास, जो रूरल सेक्टर में लोग रहते हैं उनका डेवलपमेंट करना, शिक्षा हेतु निर्माण, साफ पीने का पानी आदि कार्य जारी रहे। इसका लक्ष्य 6.5% रखा गया और इसकी वृद्धि दर मात्र 5.5% हुई। इस योजना के अंतर्गत कई रोजगार योजनाओं को बनाया गया। रोजगार योजनाएं इसकी इस प्रकार से हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार 9th 5 ईयर प्लान वास्तव में एक प्रकार से असफल प्लान रहा। ठीक है, जो हमने इसमें अपनाया, लेकिन फिर भी जो इसका एजेंडा था, जैसे गरीबी आपका एजेंडा था, आपका आत्मनिर्भर भारत, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, आपका ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये कई जो एजेंडा थे उस एजेंडा को ये पाने में काफी अधिक सफल रही। इसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं चालू की गई वो थी आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 4 इंपॉर्टेंट योजनाएं जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की दिशा में लागू की गई वो इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लागू की गई। तो इस प्रकार ये आपका अगर हम कह सकते हैं तो रोजगार इनहेंस करने में ये 5 ईयर प्लान जो आपकी थी 9th 5 ईयर प्लान वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रही। ठीक है, इस योजना के तहत किए गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य क्या थे? इस योजना का उद्देश्य था टू रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त करना। इसका उद्देश्य था गरीबी को समाप्त करना, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना इसका टारगेट था। नए रोजगार के अवसर, न्यू एम्प्लॉयमेंट को इसके अंतर्गत लाना भी हमारा एजेंडा रहा। देश की आर्थिक विकास, इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसकी प्राथमिकता रही। ठीक है, प्राथमिक संसाधनों का उचित और सही तरीके से इन्होंने उपयोग किया। जो प्राथमिक संस्थान है हमारे पास उनका उचित और सही तरीके से प्रयोग किया गया ताकि संस्थानों का जो आपका जिस पर्पज के लिए संस्थान खोले गए थे उन इंस्टीट्यूट को उसी पर्पज के लिए प्रॉपर तरीके से वर्क किया जाना और ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक बल दिया गया। रूरल डेवलपमेंट में इसमें ज्यादा अधिक फोकस किया गया इस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। 10th 5 ईयर प्लान। अब हमारे पास 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 के मध्य चालू की गई, लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
देश से गरीबी को पूरी तरह से मिटाना था, फुली आपको पॉवर्टी को रिमूव करना था, इसका मेन एजेंडा था। टू रिमूव द प्रॉपर्टी प्रॉपरली, हमको इस देश से क्या होता, पॉवर्टी को रिमूव करना था, देश को मजबूत बनाना था। ठीक है, तो देश के लोगों के लिए नए अवसर लेकर के बेरोजगारी को समाप्त करना था। देखो यहाँ पर क्या होता, हमने अनएम्प्लॉयमेंट को अब टारगेट बना लिया, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट को हमको एनी हाउ क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो आपका क्या हुआ, इस एजेंडा के अंतर्गत हमने जो 10th 5 ईयर प्लान का एजेंडा था, इस एजेंडा के अंतर्गत हमने क्या किया कि अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट था उस अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करना, इसका एजेंडा बनाया गया। तो इसके साथ ही साथ इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, पॉवर्टी रिमूवल के लिए कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए, और इन प्रोग्राम्स का कार्य था कि हम लोग अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो, साथ ही साथ हम लोगों के पास जो मेजर प्रॉब्लम्स हो उन मेजर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये एजेंडा जो वास्तव में जो ये 10th 5 ईयर प्लान थी, इस प्रकार हमारे पास जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी, जो थोड़ी बहुत आपने देखा होगा, यहाँ पर अब हम लोग सब यूज करने लगे, बेरोजगारी शब्द यूज करने लगे। अभी तक हम लोग रोजगार शब्द यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग पहले रोजगार जनरेट करने पर हम लोग फोकस किए, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया कि अनएम्प्लॉयमेंट को ही टारगेट बना लिए। ठीक है, रोजगार जनरेट नहीं करना बल्कि बेरोजगारी, यानी दूसरा हमारा अटैक का जो तरीका था वो बदल गया था, अब बिल्कुल नया तरीका से हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल फोकस कर दिया था। हर एक नागरिक की आय को दुगनी करके हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम थी उसको क्या करना था, 2 टाइम्स इंप्रूव करना था, दोगुना करना था, और करके देश की इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इसका मुख्य एजेंडा बनाया गया था। 2003 में सभी स्कूलों में बच्चों की दाखिले करवाया गया, यानी इसमें जो आपका इनरोलमेंट रेशियो है, आपका नामांकन दर है, नामांकन दर को इम्प्रूव करना इसका टारगेट बनाया गया, क्योंकि भारत को ये पता चल गया था कि भारत के पास सबसे बड़ी पावर है इसकी ह्यूमन कैपिटल, इसकी मानव पूंजी सबसे बड़ी कैपिटल है। तो क्यों ना इस मानव पूंजी को हम लोग क्या करें, क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर दें, गुणात्मक रूप से कन्वर्ट कर दें। तो स्कूलिंग को इम्प्रूव किया गया और नामांकन दर को क्या हुआ, इम्प्रूव किया गया, और यहाँ तक कोशिश किया गया कि हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग दाखिले करवाएं, ताकि ये लोग क्या थे, स्किल डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महती भूमिका ये लोग निभा सके। 2001 से लेकर के 11 के बीच देश की जनसंख्या में 16.2% की कमी नजर आई। अब देखिए, लोगों के बीच में जो शिक्षा थी वो असर कर रही थी। देश में पॉपुलेशन जो रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, वो देखिए यहाँ पर काफी तेजी से डिक्लाइन नजर आई। इसका लक्ष्य 8% रखा गया, लेकिन इसकी वृद्धि दर थोड़ी सी कम हुई, दैट इज 7.7% हुई। तो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या मिल जाते हैं आपके। पहला, पॉवर्टी को फुली रिमूव करना, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करना, दूसरा पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट, टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है टू इम्प्रूव द नेशनल इनकम, 2 टाइम्स नेशनल इनकम को बढ़ाना इसका टारगेट था। चौथा था इनहेंस द इकोनॉमिक स्टेज, इकोनॉमिक स्टेज को इम्प्रूव करना था, इकोनॉमिक स्टेटस को हमको मजबूत करना था, स्ट्रांग करना था। ठीक है, पांचवा पॉइंट था 2003 में सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, यानी इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना था, टू इनहेंस द इनरोलमेंट रेशियो। और जो ये आपका दशक था 2001 से लेकर के 2011, याद रखना पॉपुलेशन जो काउंट की जाती है एक दशक की जाती है, तो आपका दशक क्या था, 2001 से लेकर के 2011 का जो दशक था, इस दशक में जो आपका 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, 10 की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में गिरावट आई, और वो कितनी थी, 16.2% गिरावट आई, जो वास्तव में बहुत अच्छा था। अर्थात लोगों ने
जनसंख्या ने वास्तव में एजुकेशन के महत्व को स्वीकार किया और एजुकेशन हमको बताती है कि हमको अधिक बच्चे हमारे लिए ही बोझ है और इस देश के लिए बोझ है। इस प्रकार से लोगों ने छोटे फैमिली से क्या हुआ, एक प्रकार से परिवार बनाना प्रारंभ किया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक नई राह हमको दिखाई पड़ी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको दिखाई पड़ते हैं इस स्लाइड में। इसके योजना के अंतर्गत किए गए मुख्य उद्देश्य या कार्य क्या थे? तो इस योजना के अंतर्गत किए गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य थे, अविकसित जगहों पर लोगों को रोजगार दिया जाए। अविकसित जगह का मतलब होता है कि देखो अभी दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नो डाउट। दिल्ली, आपका मुंबई, यहाँ पर गुजरात, सूरत, बेंगलोर, यहाँ पर। लेकिन रूरल सेक्टर में यानी अविकसित क्षेत्र पे जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए ताकि इकोनॉमी में विकेंद्रित जो हमारे पास मॉडल है, विकेंद्रित ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। एक सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज का मतलब होता है जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ वहीं पर रोजगार जनरेट कर देना, केंद्रीय आपका नियोजन होता है। लेकिन विकेंद्रित नियोजन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में चारों तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना ताकि पूरे का डेवलपमेंट हो। इसे विकेंद्रित क्या होता है, विकेंद्रित डेवलपमेंट एजेंडा हम लोग कहेंगे। प्राथमिक शिक्षा को 2007 में सबसे ऊंचे स्थान का दर्जा दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में अगर इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो लोगों की शिक्षा के प्रति क्या होती, जागरूकता बढ़ेगी और लोगों की यदि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी तो इकोनॉमी के लिए काफी अधिक बेनिफिट होगा। अभी तक पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान कृषि विकास पर और ज्यादा खर्चा ऊर्जा पर किया गया था। आपने इसके पूर्व पंचवर्षीय योजना देखा था तो वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट एजेंडा था और उसके बाद क्या हुआ, जो आपका जो एनर्जी सेक्टर था उस पर हम लोगों ने बहुत अधिक खर्च किया था। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल पर उन्होंने, भारत सरकार ने ज्यादा खर्च करने का निर्णय लिया। चलिए 11th 5 ईयर प्लान। अब हम लोग बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ये पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 के मध्य स्टार्ट की गई, प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य जो था, सबसे ज्यादा विकास की गति को बढ़ाना, टू इनहेंस द डेवलपमेंट आपका रेट। इकोनॉमी में डेवलपमेंट, विकास की गति को बढ़ाना इसका मुख्य एजेंडा था, अर्थात मुख्य इसका कार्य था कि हम लोग अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की स्पीड को बूस्ट अप करें, ठीक है। जो हमारे पास स्पीड चल रही थी 4%, 5%, उसको बूस्ट अप करके 8% या 9% ले आना ताकि इकोनॉमी में इतनी अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपके अपने थ्योरी सोलो मॉडल आपने पढ़ा होगा, कभी जॉन रॉबिन्सन मॉडल पढ़ा होगा। यदि अर्थव्यवस्था में डेल्टा n अपॉन n इक्वल टू आपका डेल्टा, आपका कह सकते हैं आई अपॉन आई के बराबर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, अर्थात डेल्टा के अपन के जिसको कहते हो, यदि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के बराबर पूंजी निर्माण की दर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा और अर्थव्यवस्था की स्पीड कम हो जाएगी। तो सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कम से कम स्पीड इतनी तो रखिए जितनी तेज जनसंख्या की स्पीड है, यानी जो नए जनसंख्या बढ़ती जा रही, जनसंख्या वृद्धि के बराबर यदि हम इकोनॉमी में पूंजी ग्रोथ रेट को बढ़ा दें, पूंजी की वृद्धि दर को बढ़ा दें तो इकोनॉमी हमारे पास बैलेंस ग्रोथ मॉडल का अनुसरण करने लगेगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए अर्थव्यवस्था में यदि तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपने देखा होगा भारत में काफी ज्यादा रहे, तो इन्होंने कहा कम से कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बराबर तो आप पूंजी निर्माण की दर करिए, तभी तो एक संतुलन बिंदु से हम दूसरे संतुलन बिंदु पर जाएंगे। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना इसका एजेंडा रखा गया ताकि हम अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जा सके, ठीक है। और इंक्लूसिव तरीके से विकास होना, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था में जो विकास का लाभ है, विकास जो है उसका लाभ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र उठाएं, चाहे वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीयक क्षेत्र हो, चाहे तृतीयक क्षेत्र हो। तो अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं
तो इंक्लूसिव ग्रोथ में रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर सभी इसके लाभ को लें, तो इस प्रकार के हम लोग गति को कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ मेथड कहा जाता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को इसके अंतर्गत बूस्ट अप ग्रोथ विथ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास को इसके अंतर्गत समाहित किया गया। इस योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। इस योजना की प्लानिंग रंगराजन द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। योजना के तहत 2012 में सभी नदियों एवं जल क्षेत्रों को साफ करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नदियां थी वो लगातार सूखती जा रही थी। इसका कारण अलग अलग कारण थे, पॉल्यूशन इसका कारण बना, और जब नदियां सूख रही थी तो हमारा इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम लगातार टूटता जा रहा था। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक प्रकार से हम कहेंगे कि पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए हमको नदियों को जोड़ना, साफ करना और नदियों का यूटिलाइज करना, इकोनॉमिक यूटिलाइज करना, आर्थिक क्या था, आर्थिक दोहन नहीं कह सकते, आर्थिक प्रयोग करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अंतर्गत योजना का कुल बजट लगभग आपका 7173.98 रुपी था। तो ये आपका बजट खर्च करना था और इसका लक्ष्य रखा गया था 8.1 और इसकी वृद्धि हुई। ये भी देखिए आपका जो लक्ष्य रखा गया उससे कम अचीव्ड हुई। योजना के दौरान नागरिकों के हित के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की गई। इसमें भी पहला आपकी योजना थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसी के अंतर्गत चालू की गई। दूसरा आम आदमी बीमा योजना, क्योंकि आम आदमी के साथ अनसर्टेनिटी ज्यादा होती थी तो उसको भी एक प्रकार से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का कार्य रहा। राजीव आवासीय योजना भी इसके अंतर्गत डेवलप की गई ताकि उन लोगों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको आवास प्रोवाइड करना इस 5 ईयर प्लान का टारगेट रहा। तो इसके अगर हम मेन पॉइंट्स को चलिए क्या रीडिस्कस करते हैं, तो मेन पॉइंट्स आपका हो जाता है कि इसके अंतर्गत विकास की गति को बढ़ाना वास्तव में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इंक्लूसिव ग्रोथ जो था वो वास्तव में ये इसका दूसरा पॉइंट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 11th 5 ईयर के अंतर्गत जो आपकी विकास की गति को बढ़ाना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं रखेंगे तो इकोनॉमी एक बैलेंस पॉइंट से दूसरे बैलेंस पॉइंट पर कभी नहीं जाएगी। दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ था, यानी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना इसका एजेंडा रखा गया। सेकंड पॉइंट हो जाता है इसके अंतर्गत इस प्लानिंग को, थर्ड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस योजना का प्लानिंग रंगराजन द्वारा बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और चौथा आपका पॉइंट बन जाता है 2012 तक सभी नदियों को क्या करना था, साफ करना था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और प्रोग्राम चालू किया था, याद है, सभी नदियों को आपस में इंटरलिंक करना था। याद हो तो अगर आपको, इंटरलिंक करने से क्या होता है, जल क्षेत्र का जो आपका प्रयोग है एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये योजना वास्तव में अमल में नहीं आ पाई। लेकिन अगर पूरे देश की नदियां एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तो जो नदियां सूख रही हैं दूसरे नदियों से, वो क्या करेंगे, वाटर गेन कर लेंगी। इसलिए सारी नदियां मेंटेन रहेंगी और पूरे देश में इन नदियों का प्रयोग ऑप्टिमम होने लगेगा। लेकिन इसके अंतर्गत निर्णय किया गया कि सभी नदियां और जल क्षेत्रों को साफ किया जाए ताकि इन्वायरमेंट बैलेंस को मेंटेन किया जाए। तो ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है नागरिकों के हितों के लिए 3 नई योजनाएं चालू करना। 3 नई योजनाएं आपकी थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम बीमा योजना और राजीव आवासीय योजना, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनी, इनको आपको देखना होगा। चलिए, इस योजना के तहत किए गए मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या थे? तो इस योजना के तहत किए गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य थे, विकास हेतु साल भर में 9% का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। कृषि विकास के हेतु 4% की ग्रोथ रेट हमको अचीव करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उद्योग एवं सेवाओं क्षेत्रों में हमको ग्रोथ 9 से लेकर के 11 के मध्य हासिल करना है। तो कम से कम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 4% की ग्रोथ रेट हासिल करते हैं, अदर सेक्टर में 9 से 11, तो वास्तव में इकोनॉमी में हम लोग बहुत अधिक तेज से स्पीड करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को काफी अधिक इनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे।
11वीं पंचवर्षीय योजना में तेज और अधिक समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, क्योंकि इकोनॉमी में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमको डेवलपमेंट एजेंडा सेट करना था। इसलिए डेवलपमेंट एजेंडा को उसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए हमने 11th 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया। ऊर्जा को और अधिक विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाना भी इसका मेक एजेंडा रहा कि रूरल सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, बिजली की पहुंच को पहुंचाएं। सभी के लिए पानी, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना भी इसके अंतर्गत एजेंडा रखा गया। ठीक है, अब आपका हो जाता लास्ट आपकी 5 ईयर प्लान है, आपका लास्ट 5 ईयर प्लान हो जाता जो 12 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता। तो आपका 12 5 ईयर प्लान जो था, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 में स्टार्ट की गई, ठीक है, और 2017 में समाप्त की गई। तो ये जो 12 5 ईयर प्लान था, 12 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु क्या किया जाए, ऊर्जा का प्रयोग, उद्योगों का प्रयोग, कृषि, संचार एवं परिवहन जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। तो अर्थात ग्रामीण एवं शहरी विकास में इनके योगदान को, ऊर्जा के योगदान को, उद्योग के योगदान को, कृषि के योगदान को, संचार के योगदान को और परिवहन के योगदान को बढ़ाना, यानी इन सुविधाओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट रहा। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी विकास के लिए, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास लगातार बन रही थी, हो रही थी, उद्योग खुल रहे थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो क्यों ना इनको डेवलपमेंट का इतिहास, डेवलपमेंट के अंतर्गत जोड़ा जाए और शहरी और ग्रामीण विकास के लिए जो ये आपकी ऊर्जा, उद्योग, कृषि, संचार और परिवहन जैसी सुविधाएं हैं, इनको प्रोवाइड किया जाए। तो इसके अंतर्गत ये एजेंडा सेट किया गया। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्य, सोशल वर्क जैसे शिक्षा, एजुकेशन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा हेतु जोर दिया गया कि इनका प्रयोग तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया ही जाएगा, इसके साथ ही साथ वास्तव में इनका उत्पादन भी तेजी से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या इसका लाभ उठा सके। आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया, देखिए जो काफी ऊंचा एक ग्रोथ रेट था। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटा करके 8.1% कर दिया गया था। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपने देखिए कि हमको लगा, ये महसूस होने लगा था 11th 5 ईयर प्लान जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट ज्यादा, इसलिए वहां पर क्या हुआ, टारगेट को हम लोगों ने घटाया था। तो इस प्रकार से जो आपका ये 12 5 ईयर प्लान था, इसका जो आपका ग्रोथ एजेंडा रखा गया वो 10% रखा गया। इस योजना के तहत किए गए मुख्य कार्य एवं मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य कार्य क्या थे, तो इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक बिजली पहुंचाना था, इसका मेन एजेंडा था। तो क्या होता, बिजली तक सभी की पहुंच हो जाए, क्योंकि बिजली का यदि प्रयोग हम लोग करने लगेंगे तो अन्य सेवाएं जो थी उनका प्रयोग हम बढ़ाएंगे और हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी अधिक इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसलिए बिजली की क्योंकि बिजली एक हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था और बेसिक या नेसेसरी नीड्स के अंतर्गत आता था। तो बेसिक नीड्स या नेसेसरी नीड्स के अंतर्गत आने के कारण हम लोगों ने क्या किया, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए 2017 तक बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका एजेंडा सेट किया गया। समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य हित के लिए पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी कराने का एजेंडा इसके अंतर्गत सेट किया गया कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जो नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्योंकि यदि नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो आपका जो समस्त नागरिक होंगे वह स्वस्थ रहेंगे। और आपको बता दें कि मोस्टली डिसीज जो होते हैं, डिसीज वो ड्रिंकिंग वाटर से ही होते हैं। इसलिए सरकार ने एजेंडा सेट किया कि क्यों न सबको ड्रिंकिंग वाटर जो होता है स्वच्छ अवेलेबल कराया जाए ताकि सभी नागरिक स्वस्थ रहे और हमको स्वास्थ्य पर ज्यादा अधिक खर्च ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर पर क्यों न अधिक हम लोग फोकस करें ताकि हमारा दूसरा जो लक्ष्य है, स्वास्थ्य लक्ष्य, वो प्राप्त हो सके। सभी बैंकिंग सुविधाओं हेतु जागरूकता, ठीक है, बैंकिंग सुविधा का प्रयोग बढ़ाना। अगर बैंकिंग सुविधा का प्रयोग बढ़ेगा, ठीक है, सबको जागरूक करना ताकि बैंक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें,
ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन तेजी से हो सके और इकोनॉमी में बैंकिंग के प्रयोग से अर्थव्यवस्था की स्पीड को बूस्ट अप किया जा सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक किया गया कि बैंक का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करिए। अगला था लड़का लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच असमानता को समाप्त करना। जो इनइक्वालिटी थी आपका जेंडर रेशियो जो था आपका, जो जहां पर भारत में जेंडर रेशियो काफी गड़बड़ था, ठीक है, आप देख ही रहे जेंडर रेशियो पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस कर लेना। जो लिंगानुपात के नाम से आप जानते हो कि लिंगानुपात किस स्टेट का कितना है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, केरल का क्या है, पंजाब हरियाणा का क्या है, दिल्ली का क्या है, क्योंकि आपका जेंडर रेशियो जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये जेंडर रेशियो को आपको डिटरमाइन करना था। अनुसूचित जनजाति और जाति के बीच में जो रेशियो इनको मेंटेन करना था। ठीक है, जो इनके बीच इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, इसको समाप्त करना था। जो आपका पिछड़ा वर्ग था एवं अन्य लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना इसका एजेंडा बनाया गया। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये लास्ट 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता। इसके बाद केवल 5 साल की डिफेंस प्लान ही लागू रहेगा, जो लागू किया गया, जिसको 13 5 ईयर प्लान आप कहते हैं। तो वास्तव में 13 5 ईयर प्लान नहीं था, बल्कि डिफेंस प्लान के नाम से लागू किया जाता। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसे 13 5 ईयर प्लान के नाम से जाना, लेकिन ये 13 5 ईयर प्लान न होकर के एक डिफेंस प्लान के नाम से आगे लागू किया जाएगा। डिफेंस प्लान का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जब तक हम कोई रणनीति नहीं अपना लेते तब तक इस प्रकार से डिफेंस प्लान है, ताकि इकोनॉमिक स्पीड को उसी तरह मेंटेन रखा जा सके, ताकि हम लोग जब तक कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाते तो इस प्रकार से डिफेंस प्लान ही अगले 5 साल के लिए लागू रहेगा। ये बात कही गई। चलिए, जो आपकी बात करते हैं सारे अर्थशास्त्री 13 5 ईयर प्लान। 13 5 ईयर प्लान नाम का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 13 प्लान जो था, नीति आयोग के अंतर्गत जो प्लान रेडी किया गया, नीति आयोग ने जो प्लान बनाया वो वास्तव में 13 5 ईयर प्लान के अंतर्गत उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 12 5 ईयर के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सारी 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया। 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाएगी, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, 13 5 ईयर प्लान नहीं बनाई जाएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट या एक्शन प्लान पेश किया, जिसे 15 साल का लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। आपने 15 ईयर का उन्होंने ग्रोथ एजेंडा सरकार ने तय किया, और जिसका एनुअल क्या होता, इवैल्यूएशन होगा। तो 15 साल का उन्होंने एक प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट 2020 के नाम से आपने देखा होगा, इसको जरूर आप पढ़िएगा, विजन डॉक्यूमेंट 2020 ये आपका वास्तव में नीति आयोग के अंतर्गत एक प्रकार से लॉन्ग टर्म सदस्य प्रालेख विजन डॉक्यूमेंट है कि हमको ये 15 सालों में आगे 15 साल जो है उसके अंतर्गत क्या क्या अचीव करना है, इसके अंतर्गत क्या क्या हमारा एजेंडा रहेगा, उन सब पर बात की गई है। जिसमें 7 साल की रणनीति बनाई गई है। पहले 7 साल, फिर आपका 3 साल एक्शन पेश किया जाएगा, और फिर बाकी जो बचा है वो 4 साल का एजेंडा। यानी पहला इसमें स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, 7 ईयर की रहेगी। 15 साल में पहले ही हमारी रणनीति रहेगी 7 साल की। अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे 7 साल में हम लोगों ने जिस रणनीति पे काम किया वो सफल रही तो आगे लागू करेंगे। फिर अगली स्ट्रेटेजी 7 के बाद 3 साल की बनाई जाएगी। ठीक है, 15 साल को टुकड़ों में बांटा गया। पहला 7 ईयर का पार्ट बांटा गया, दूसरा हमने इसको 3 ईयर के पार्ट में डिवाइड कर लिया, और तीसरा आपके पास जो बचा वो आपका 5 ईयर का प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस प्रकार 3 ईयर एक्शन एजेंडा पेश किया जाएगा, और जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सरकार देश के नागरिकों के हित में क्या क्या सुविधाएं योजनाएं देने वाली हैं। ठीक है, जो सरकार को 2035 तक देश के विकास में मार्गदर्शन करेगी। तो 2035 तक का इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। तो इस प्रकार आपको विजन 2020 नाम का एक ड्राफ्ट रेडी हुआ। मैंने इससे प्रश्न भी आपसे पूछा था, इसको आपको एक बार जरूर देखना है कि विजन आपका डॉक्यूमेंट्स 2020 क्या है, और इसके अंतर्गत हमने डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या बनाई है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, हमने क्या क्या उद्देश्य लेकर के इसके कार्य किया है।
नीति आयोग ने 15 साल के लॉन्ग टर्म जो विजन है उनका मेन पॉइंट हम डिस्कस आपके साथ कर देते हैं। 15 साल के जो विजन है उसके मेन पॉइंट क्या क्या है। सरकार द्वारा इस लक्ष्य से देश की इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार आएगा। जो आपका 15 ईयर का लॉन्ग टर्म हम लोग विजन लिया उससे होगा क्या, तो इस लक्ष्य के द्वारा हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो जाएगी, वो सुधार हो जाएगा, इम्प्रूव होगा। देश में स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छता की पॉलिसी को इसके अंतर्गत अपना लिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करना, टू रिमूव द जो आपका करप्शन है इसको हटाना, समाप्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के घरों में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड्स है। अगर इलेक्ट्रिसिटी सभी को मिलने लगेगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी के मिलने के परिणाम स्वरूप हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यदि प्रयोग होने लगेगा तो इकोनॉमी में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक स्तर इंप्रूव हो जाएगा और आपकी इकोनॉमिक स्पीड भी बूस्ट अप करेगी इंडिविजुअल और देश लेवल की। इसलिए बिजली के सुविधाओं का प्रयोग सभी को करना और एक प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को उपलब्ध कराना, इसके अंतर्गत अनिवार्य एजेंडा में रखा गया। पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो। ठीक है, हम लोग स्वच्छ इंडिया पे, ठीक है, नीट एंड क्लीन इंडिया पे कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो अर्थव्यवस्था में पर्यावरण यानी स्वच्छता के कारण जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही, उन प्रॉब्लम से हमको निजात पाना है। इसी को मध्य नजर रखते हुए सरकार द्वारा ये एक्शन प्लान रेडी किया गया, ये प्लान हमारा बनाया गया। तो इस प्रकार नीति आयोग ने 15 सालों का एक लॉन्ग टर्म विजन जारी किया और ये लॉन्ग टर्म विजन क्या था, वास्तव में 15 साल का एक प्रकार का हमारा एक्शन प्लान था, एक एक्शन ड्राफ्ट था, जिसके माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या होते एक रणनीति को पूरा करना था। तो 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट आपका कैसा होगा, 17 से 18 से 2030 से 31 से 32 तक जो 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट है, कुछ हमने ऐसा एजेंडा सेट किया है। 2017-18 से लेकर के 2031-32 तक का एजेंडा इसके अंतर्गत 15 सालों का ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, जो 15 साल का एजेंडा ड्राफ्ट किया गया, जो डॉक्यूमेंट हम लोग किए। 7 वर्षीय रणनीति हमने बनाया, इसमें 7 ईयर का स्ट्रेटजी बनाई कि 7 साल में 2017 से लेकर के 17-18 से लेकर के 2023-24 तक का हम लोग 7 वर्षीय इसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 7 वर्ष में देखेंगे कि हमने कितना अधिक अचीव्ड किया और इसमें 30 वर्षीय कार्य योजना बनाएंगे। तो 7 वर्षीय आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और 3 वर्षीय कार्य योजना यानी 3 साल में जो हम लोग एक्शन प्लान होगा, इसको एक्शन प्लान कहा जाता है। एक्शन प्लान पर विचार करेंगे कि जो हमारा एक्शन प्लान है वह एग्जीक्यूट कर रहा है या एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो 2017 से लेकर के 2019-20 तक पहला एक्शन प्लान, फिर इसके बाद दूसरा एक्शन प्लान। इस प्रकार कई एक्शन प्लान के साथ हमको इस रणनीति के माध्यम से इस विजन को प्राप्त करना था, ये इसका मेन पहलू है। तो इस प्रकार नीति आयोग ने क्या किया, अपना एजेंडा निर्धारित किया और उस एजेंडा को प्रॉपरली प्राप्त करने के लिए कार्य योजना, छोटे स्तर पर कार्य योजना, जो कार्य योजना हमारी 3 साल की बनाई जाएगी। ठीक है, फिर 7 साल की स्ट्रेटजी जिसको हम लोग रणनीति कहते हैं। कार्य योजना के आधार पर हम अपनी रणनीति पर कार्य करेंगे, अपनी रणनीति पर काम करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी पर कार्य करेंगे और इस स्ट्रेटजी पे जब काम करेंगे तो हमको विजन डॉक्यूमेंट्स जो 15 साल का हमने विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया था, उस विजन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो हमारे पास ये विजन डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए 3 साल की कार्य योजना पर हमको कार्य करना होगा और 7 साल की रणनीति पर हमको कार्य करना होगा, तब जाकर के 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स हमको प्रॉपरली अचीव हो पाएंगे। इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो इस प्रकार 5 ईयर प्लान को यहाँ पर समाप्त करके हम लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की को हम लोग अचीव कर सके। तो इस प्लान के अंतर्गत देश के नागरिकों के घर में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, जो आपका ये प्लान था, विजन था, ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट था, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसे जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है उनको शौचालय दिया जाए, शौचालय का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, सबको एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी को बिजली उपलब्ध कराया जाए, सभी राज्य के पिछड़े गांव में बिजली प्रदान की जाए। सरकार ये निश्चित करना चाहती है कि देश में आधे से ज्यादा लोगों को अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से जरूरत की चीजें, जैसे 2 पहिया वाहन आज की जरूरत बन गई है। 2 व्हीलर आपकी नीड्स है, 2 व्हीलर अगर नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। एसी वर्तमान की नीड बन चुकी है और जरूरत की वस्तुओं को खरीदने में सामर्थ्य हो, तो आपकी इनकम इतनी हो, आपकी इकोनॉमिक जो आपके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आप अपनी जरूरत की चीजें तो खरीद सकें, जैसे 2 पहिया वाहन, एसी, आपके पास जो भी आपके पास आवश्यकता है उनको परचेज कर सकें। इसमें ये एजेंडा सेट किया गया। 3 साल का जो एक्शन एजेंडा है, इसके अंतर्गत कृषि विकास, ठीक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आपका सर्विस डेवलपमेंट की रणनीति तैयार की जाएगी 3-3 साल की। इसके अलावा इसके अंदर क्षेत्र का विकास, जो उस एरिया का उसका डेवलपमेंट, शिक्षा हेतु प्राथमिकता, एजुकेशन को हम लोग प्राथमिकता देंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडुकेट कर सके। स्वच्छता पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। आज भारत में क्या होता है, स्वच्छता के कारण भी हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपका पर्यटन उद्योग डेवलप नहीं कर पाता। अब पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जहां पर इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है और आउटपुट कॉस्ट बहुत अच्छी होती है, यानी जहां पर लागतें बहुत कम होती हैं, साथ ही साथ आपको कोई संसाधन देना नहीं पड़ता। कोई विदेशी पर्यटक आता, आपको केवल संसाधन को देखता और चला जाता। तो अगर स्वच्छ पर्यावरण होगा तो पर्यटन उद्योग काफी डेवलप करेगा और विदेशी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जो वास्तव में फॉरेन कैपिटल का एक अच्छा सोर्स बन सकेगा। तो इस प्रकार स्वच्छ पर्यावरण के अंतर्गत पर्यटन उद्योग को डेवलपमेंट करने का एजेंडा भी सरकार इसी के अंतर्गत नीड करके चलती है। जल संसाधनों को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है या वाटर रिसोर्स है, इनको क्या किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि सभी को बेसिक नीड्स पूरी हम लोग कर सकें। तो सभी लोगों को हम इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है, और इसका लक्ष्य है समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ने देखा होगा कि आपको आयुष्मान कार्ड या अदर चीजें भी उपलब्ध करा रही है, ताकि आपको समय से क्या करें, समय से आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। देश के सभी सामाजिक क्षेत्रों को उठाकर ऊपर लाना, जितने आपके पास सामाजिक क्षेत्र हैं उनको क्या करें, डेवलपमेंट का एजेंडा रखा गया और हैवी इंडस्ट्रीज को ओपन करने की हम लोगों ने बात इसके अंतर्गत की है कि हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत खोले, भारी उद्योगों का निर्माण करें ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। देश के आर्थिक विकास हेतु सड़क मार्ग, ठीक, सड़क बनाना, रेलवे मार्ग बनाना, हवाई जहाज, समुद्री मार्ग को अच्छे से डेवलप किया जाए, इसके अंतर्गत हमने अपना एजेंडा सेट किया। आपको बता दें कि सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि देश की जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और अधिक बेहतर बना सके। बता दें कि भारत की जीडीपी पिछले 15 साल से 91 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है और इस प्लान के माध्यम से ये संभव किया जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में भारत की जीडीपी को 332 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके 469 करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है, अभी देश की जीडीपी 137 लाख करोड़ रुपए है, तो इस 137 लाख करोड़ रुपए की जो जीडीपी है, इसको 15 सालों में इंप्रूव करना हमारा टारगेट रखा गया। इस योजना के तहत रेमेडियल क्लास, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, देखिएगा, रेमेडियल क्लास आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में एक रेमेडियल क्लास चलती है। रेमेडियल क्लास में क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लोगों को नेट जेआरएफ की तैयारी की जाती है। और आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है कि अगर आप पीसीएस या अदर परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट दिया जाए। और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से रिक्वेस्ट किया गया कि आप रेमेडियल क्लास चलाइए ताकि इन रेमेडियल क्लास में बच्चों को लाभ हो और बच्चे क्या हो जाए, जो कमजोर बच्चे हैं इन और पिछड़े वर्ग के बच्चे, इनको अलग से शिक्षा दी जाए। इसी के अंतर्गत
क्लासरूम इसके अंतर्गत अवेलेबल, बुक्स अवेलेबल, आज के सभी माध्यम को धीरे धीरे समाप्त करके सभी स्कूलों के बच्चों को अब इंटरनेट की सुविधा से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, ऐसा कुछ हमको माहौल बनाना है। ठीक है, सिविल सर्विस के अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाएं और सेवाएं इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जिससे आने वाले समय में देश में तरक्की होगी और देश का आर्थिक विकास होगा। तो देखिए, आपका जो ये नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट रेडी किया है, वो वास्तव में ड्राफ्ट बहुत अधिक हेल्पफुल है। और याद रखिएगा, नीति आयोग में एक प्रकार से फाइनेंशियल पावर को समाप्त किया गया और एडवाइजरी पावर को जारी किया गया। आप नीति आयोग के माध्यम से आप कोई भी स्टेट के हैं, आप उससे आप क्या कर सकते हैं, एडवाइज ले सकते हैं। जो वो पहले फाइनेंशियल ड्राफ्ट रेडी करता था, अब वो फाइनेंशियल ड्राफ्ट रेडी नहीं करेगा। अब हमारी बात करते हैं 13 5 ईयर प्लान, जो आप 13 5 ईयर प्लान के नाम से डिफेंस प्लान है, वो क्या है। आपको मैंने एक बार पॉइंट बोला था बीच में, डिफेंस प्लान के नाम से जाना जाएगा, तो वो डिफेंस प्लान क्या है। रक्षा योजना को अभी तक पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया है। ठीक है, रक्षा योजना को अभी तक पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत 1964 से 69 में हुई थी, जिसके अंतर्गत रक्षा योजना की बात की गई थी कि हम जो सुरक्षा पर है, सुरक्षा पर क्या काम करेंगे। तो वो आपकी देखिएगा यहाँ पर, ये जो आपकी जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान से हमने क्या किया था, रक्षा को जोड़ा था। जबकि डिफेंस प्लान को पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष 1962 के समय से शुरुआत किया गया था। डिफेंस 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना को बंद करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 साल की डिफेंस प्लान योजना को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। इस प्लान योजना का सूचना फाइनेंस मिनिस्टर को दी जाती है, क्योंकि सहायता हेतु रक्षा बलों के लिए इसकी जानकारी देनी आवश्यक होती है। तो जो आपका डिफेंस 5 ईयर प्लान होगा, डिफेंस का मतलब आपको जो रक्षा से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित जो 5 ईयर प्लान होगा, उस पर हम लोग उसी तरह से काम करते रहेंगे। इस पर कोई भी मतलब, क्योंकि देखिए, रक्षा का एक विजन नहीं हो सकता रक्षा सेक्टर में, इसलिए डिफेंस 5 ईयर प्लान जो होगा, रक्षा पर किया जाने वाला जो हमारा आय व्यय होगा, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसको हम उसी तरह चालू कर रखेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर को हम इसकी रिपोर्ट देते रहेंगे कि और रक्षा बलों को भी इसकी हम जानकारी, जो सहायता है, वो प्रदान करते रहेंगे। तो सरकार ने कहा कि आपका विजन डॉक्यूमेंट में एक आपका डिफेंस प्लान जो कट हो रहा था, उसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो डिफेंस प्लान को उसी तरह से कंटिन्यू रखा जाएगा। यानी जो आपका रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय का जो प्लान होगा, वो 5 ईयर प्लान के माध्यम से उसी तरह चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा। ये बात इसमें बोली गई। ये आपका है डिफेंस प्लान, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब चीन की हम बात करते हैं, चीन की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जानकारी। चीन ने अपने देश के विकास और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाने की रणनीति को अपनाया। चीन आपका जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, आपका मैन्युफैक्चर कमोडिटी है, उसके मामले में बहुत ज्यादा क्या होता है, आगे है और विश्व में बहुत ज्यादा ताकतवर है ट्रेड के मामले में। इस तरह की रणनीतियों को अपनाना, पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। चीन के लिए एक सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत और इंटीग्रेटेड, एकीकृत नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करने की योजना है कि हम जो चीन के साथ जो व्यापार है, जो चीन के साथ इकोनॉमी है, उसके साथ हम लोग कंपटीशन करना चाहते हैं और वो ट्रेड में जिन वस्तुओं का उत्पादन करने में आगे, उन वस्तुओं को हम अपने देश में उत्पादन प्रारंभ करना चाहते हैं। तो नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कार्य पर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारा एक प्रोग्राम है, एक रणनीति है, जो हम एंटी अब कर सकते हैं कि चीन जो है, वो चीन के रिगार्डिंग हम लोग क्या काम करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो चीन से हमारा व्यापार हो रहा, जिन वस्तुओं को चीन बना रहा है, उसको हम लोग क्यों ना लोकल पर अपने डेवलपमेंट करें। और इस प्रकार नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करने की योजना, जिसके माध्यम से हम लोग देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। इसका उद्देश्य है कि चीन में ग्लोबलाइजेशन यानी व्यापार, सेवा, नए तकनीकियों को हर जगह फैलाना। ठीक है, तो ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके और घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ावा देना। इसके माध्यम से चीन में और अधिक व्यापार और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो चीन चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड में हर कंट्री खरीदे, ताकि चीन का डेवलपमेंट हो। और आपको बता दें कि चीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जब
चीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो चीन चाहता है कि वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि या तो ट्रेड जो होता है, ट्रेड से अनएम्प्लॉयमेंट पर अटैक किया जा सकता है और इकोनॉमी को गेन किया जा सकता है। तो चीन का टारगेट है कि चीन ग्लोबलाइज बनना चाहता है, वर्ल्ड में सबसे सुपर पावर बनना चाहता है, और चीन चाहता है कि उसके व्यापार, उसकी सर्विस, उसका टेक्नीशियन हर जगह पहुंच जाए। आपने देखा होगा कि चाइनीज जो पता, और चीन एक काम और करता है, चीन जो होता है वो अपनी चाइनीज भाषा पर ही फोकस करता है। आपने देखा होगा हम लोग इंग्लिश पर फोकस करते हैं, बट चीन ऐसा नहीं करता, वो अपनी ही भाषा को बढ़ाना चाहता। तो इस प्रकार चाइना अपना जो ट्रेडिशंस है, अपने तकनीशियन, अपने व्यापार को वर्ल्ड लेवल पर फैलाना चाहता है, और भारत चाहता है कि हम चाइना से ज्यादा ट्रेड ना करें, और चाइना से जो हम वस्तुओं को आयात कर रहे हैं मजबूरी में, उनको हम लोग घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक बढ़ावा दें, ताकि हम लोग चाइना पे ज्यादा डिपेंड ना रहें। और याद रखना, यदि हम इकोनॉमिक डिपेंड किसी कंट्री पर ज्यादा हो जाएंगे, तो याद रखना वार पे हम, जब कभी युद्ध होगा तो हम कभी विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो होती है वो वार को क्या करती है, हमको युद्ध में पराजित करती है। इसलिए भारत ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि अगर हम इकोनॉमिक डिपेंडेंट हैं तो वास्तव में हम चाइना से कभी नहीं युद्ध कर सकते या लड़ सकते। इसलिए इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को हमको चाइना से तोड़ना होगा, और चीन से हमें कम से कम व्यापार करना होगा, ताकि अगर कोई विवाद होता, सीमा विवाद होता या अदर कोई विवाद होता, तो हम खुल करके उनका समर्थन कर सकें। और अगर इस तरह हम चाइना से अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होकर के वार करेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इससे इकोनॉमी में हमको वो वार करने के बाद अचानक वो इकोनॉमिक ट्रेड हमसे बंद कर देगा, जिससे भारत के लोग काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम लोग चीन से कम व्यापार करें, क्योंकि हमारे साथ इनका सीमा विवाद बहुत पुराना है और लगातार चलता जा रहा है। इसलिए इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पे हम कम करना चाहते हैं, और चीन का वही टारगेट है। चीन वर्ल्ड मार्केट में अपने तकनीशियन, व्यापार और सेवाओं को पहुंचाना चाहती है, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर काफी अधिक डेवलप कर सके। तो ये चाइना है, और चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया रेट सबसे ज्यादा है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा होने के कारण वहां पर वेज रेट सबसे ज्यादा है, मतलब कम है, वहां पर मजदूरी बहुत कम है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर एक लार्ज ह्यूमन पावर है, और उस लार्ज ह्यूमन पावर को ट्रेड के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना चाहती है, जो उसकी स्ट्रेटजी का एक मुख्य पार्ट है। तो हम लोग उस मुख्य पार्ट से उसको दूर करना चाहते हैं, और अपने आप को इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उस पर नहीं रखना चाहते। इसलिए भारत सरकार ने लोकल लेवल पर अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बनाने का निर्णय लिया, और आपने देखा तो होगा कि लोकल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का हमारा एजेंडा इस ड्राफ्ट में भी रेडी किया गया है। तो इस प्रकार से हमने 5 ईयर प्लान्स देखे, 5 ईयर प्लान्स के एजेंडा देखे, 12 5 ईयर प्लान क्यों समाप्त किया गया, नीति आयोग द्वारा जारी हमने एजेंडा देखा, और उस एजेंडा के अंतर्गत हमने 15 ईयर का विजन प्लान भी देखा, और 15 ईयर के विजन प्लान का लक्ष्य भी देखा कि क्या क्या सरकार ने लक्ष्य रखा। तो ये आपका जो मेन टॉपिक है, आज का समाप्त करते हैं। अब आपका प्रश्न उत्तर सेशन होता है।